हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम डिजाइन की कोर्स कर रहे थे। उसमें हम लोग सिंगल क्लाइंट और सिंगल सर्वर का आर्किटेक्चर हम लोग देखे थे कि भैया एक क्लाइंट है और एक सिंगल सर्वर है, उससे कनेक्ट करना चाहता है। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, तो थोड़ा सा देखते हैं कि सर ये जो मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट बोले तो सर यूजर यूजर मतलब कि सर मोबाइल या तो फिर उसके पास लैपटॉप होगा या ब्राउजर होगा, उससे करेगा। तो सर एक क्लाइंट जब भी नेटफ्लिक्स का, जैसे एग्जांपल हम ले नेटफ्लिक्स का, तो सर उससे कनेक्ट होना चाहता है सर, तो इसको पहले सर आईपी और पोर्ट चाहिए होगा सर। तो ये आईपी के लिए जैसे ही हम लोग www.netflix.com करते हैं सर, तो वैसे ही एक डीएनएस सर्वर को सर रिक्वेस्ट जाता है, वहां से वो वापस लेके आईपी लेकर वापस आता है सर। वो वापस लेकर क्या आता है सर, एक आईपी एड्रेस। फिर उस आईपी एड्रेस और पोर्ट का यूज करके हम लोग वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं और फिर वो वापस में तो क्या लगता है सर, वो उसका वेब पेज लोड करके दे देता है, जबकि एक तरीके से मेनू की तरह हुआ सर, जहां पे उसका क्या क्या वो प्रोवाइड करता है वेबसाइट। जैसे कि नेटफ्लिक्स बहुत सारे मूवीज प्रोवाइड करते हैं, जोनर वाइज प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज सर मेरे को वेब पेज में देता है। और फिर जब मैं जो भी रिक्वेस्ट फिर मैं करता रहूंगा वेब सर्वर को, वो मेरे को देता जाएगा। जैसे कोई मूवी हुआ सर, उस मूवी पे मैं क्लिक करूंगा तो इसको रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वो मूवी मेरे को देगा। ऐसा सर पूरा का पूरा कहानी था। तो अब मैं सर चाहता हूं सर कि अब कुछ एक्सटेंड करूं मैं उसको। अब मेरा यूज क्या है सर, कि एक्सटेंड करना है कि सर मैं एक यूजर हूं। अब एक जो मेरा वेब सर्वर है वो सिंगल ना हो कि सर बहुत सारा वेब सर्वर हो। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो सर अभी जो सर मेरा वेब सर्वर था सर, अभी तक मेरा काम चल रहा था सर कि एक यूजर था और एक वेब सर्वर था। तो मतलब कि यूजर्स अगर कम थे सर, तो सिंगल वेब सर्वर मेरा वहां पे काम चला ले रहा था। क्यों चला ले रहा था सर? क्योंकि अगर देखा जाए सर, तो वेब सर्वर के अंदर दो काम थे। एक तो सर इसे प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि वेब सर्वर हमने क्या बोला था कि बड़ा सा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा एक सिस्टम है जहां पे कहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब सर इसके पास प्रोसेसिंग पावर था, मतलब सीपीयू है, और प्लस सर इसके पास स्टोरेज भी था, क्योंकि कंप्यूटर है वो। इसका मतलब सर कैशे करने का, स्टोर करने का, ये सारा और प्रोसेसिंग करने का, ये तीनों कैपेबिलिटी उसके पास था। अब सर धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर मेरे यूजर्स बढ़ने लगे, अगर मेरे यूजर्स बढ़ने लगेंगे, आप देखोगे कि किस हिसाब से चीजें बढ़ती है। अगर आपको स्केल करना है तो सर अगर मेरा यूजर्स अगर बढ़ने लगा, तो इसका मतलब सर प्रोसेसिंग पावर मेरा बढ़ गया। अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स से पहले 10 यूजर्स आते थे, अब मान लेते हैं कि 100 यूजर्स आने लगे या 1 मिलियन आने लगे, इस तरीके के यूजर्स बढ़ गए। लेकिन सर अभी भी उसके पास मूवी उतने ही है। अभी उसका कल को सर उसके पास 100 मूवीज था दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स पास, अभी भी सर 100 मूवी ही है। तो सर यहाँ पे सर प्रोसेसिंग तो इसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर अब मल्टीपल्स हैंडल करने के लिए, पहले सर 100 यूजर्स थे, अब 1 मिलियन यूजर्स हो गए सर। उनको 1 मिलियन को हैंडल करने के लिए सर अब बहुत पावरफुल चाहिए होगा सर प्रोसेसिंग यहाँ पे। इसका मतलब सर या तो अपने को कंप्यूटर है जो बढ़ाना पड़ेगा, और या तो सर कंप्यूटर में ही सर सीपीयू का कोर बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें सर होंगी सर। तो इसका मतलब सर अगर प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स ला जाऊं, बहुत सारे कंप्यूटर्स में लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो सर मेरे कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको सिस्टम अगर कोई डिजाइन कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस भी तो बनाना चाहते हो, तो आप चाहोगे कम से कम प्राइस में चीजें आपको मिल जाए। तो सर मैं पूरा पूरा जब कंप्यूटर लेने जाऊंगा, तो उसके साथ मेरे को मेमोरी भी मिल जाएगा, कैशे भी मिल जाएगा, और प्रोसेसिंग तो मुझे मिलेगा जिसका नीड है। तो सर मैं क्यों फिर मैं पूरा का पूरा सिस्टम लूँ, पूरा का पूरा कंप्यूटर लूँ सर, जिसमें मेरे को हर चीज मिल रहा है। क्योंकि अभी मेरे को सर मूवी तो 100 था मेरे पास, 100 ही था, और 100 ही स्टोर अभी भी है। लेकिन सिर्फ मेरे यूजर्स बढ़ गए हैं, ताकि लोड बढ़ गया मेरे सर्वर पे। तो मैं सर मल्टीपल सर्वर करना चाहता हूँ, 4 या 5 सर्वर सर मैं लेना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि अपन सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहला सिस्टम डिजाइन का ये कॉन्सेप्ट, अपना कोर कॉन्सेप्ट है कि हर एक जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स का सर एक ही काम रहना चाहिए, सिंगल स्पेसिफिक वर्क होना चाहिए। या तो वो प्रोसेसिंग करेगा, या तो वो मैसेज को डिलीवरी करेगा, या तो फिर वो स्टोर करेगा। तो एक एक सिंगल सिंगल सबको काम दिया जाएगा। ताकि क्यों दिया जाएगा? ताकि अगर कल को बढ़ाना हो किसी काम को, तो सिंगल उस कंपोनेंट को बढ़ाए, ना कि पूरे के पूरे एक सिस्टम को बढ़ाना पड़े। डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट अपने को करना पड़ेगा, ताकि इंडिपेंडेंटली हर कोई स्केल कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेपरेट आउट कर दिया क्या, वेब सर्वर को, मतलब कि जो सिर्फ प्रोसेसिंग को देखेगा, स्टोरेज को नहीं देखेगा। और स्टोरेज जो कि था, उसके लिए सर हमने क्या किया, एक डेटाबेस टर्म है सर, डेटाबेस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां पे जितना भी स्टोर करने का है, मूवीज हो गए, मतलब इसमें डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। तो डेटा में क्या क्या आ जाएंगे, अपने टेक्स्ट डेटा भी हो सकते हैं, टेक्सचुअल की भाई जोनर वाइज, ये मूवी है जो इस जोनर का है, ऐसे स्टोर करके रखना पड़े। हो सकता है टेक्स्ट के बाद मेरे को ऑडियो, वीडियो, बहुत सारे सब हो सकते हैं, मूवीज, ये सारी चीजें स्टोर करना, ये सब डेटा हो गया। तो ये सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक स्टोरेज रखे, जो कि है डेटाबेस। ठीक है, तो ये दोनों सेग्रीगेट हो गया। और कल को हो सकता है कि सर मेरा दूसरा हो कि सर मेरे यूजर्स तो 1 मिलियन मैंने हैंडल कर लिए, लेकिन धीरे धीरे आपने वेब सर्वर बहुत सारे बढ़ा लिए, स्केल कर लिया इसको। लेकिन सर अब मेरे 100 मूवी से होके 1000 नेटफ्लिक्स के साथ साथ सर अब बहुत सारे मूवीज आना स्टार्ट हो गए। तो सर उसको अब स्टोरेज ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब उसको स्टोरेज क्या इंडिपेंडेंटली वो बढ़ा सकता है, इंडिपेंडेंटली स्टोरेज को अब जितना भी चाहे वो धीरे धीरे उसको बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब उसको सिर्फ क्या बढ़ाना पड़ेगा, डेटाबेस को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक सिस्टम जाके, कंप्यूटर जाके वो पूरा खरीद रहा है, एक सर्वर जाके खरीद रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इंडिपेंडेंट करने का, सबको अलग अलग करने का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर
यहाँ पे हम लोग बात करें सर कि बाय कीपिंग वेब सर्वर एंड डेटाबेस सेपरेट हम लोग क्या कर सकते हैं सर, वी कैन स्केल देम या ग्रो देम इंडिपेंडेंटली, अकेले के लिए दोनों को ग्रो कर सकते हैं। अगर यूजर्स सिर्फ ज्यादा आ रहे हैं और मेरे डेटा उतना ही है तब मैं सिर्फ स्केल करूंगा किसको, सर्वर को। अगर मेरे डेटा ज्यादा हो गए हैं और वेब सर्वर का काम उतना ही है, तो यूजर्स मेरे उतने ही है, प्रोसेसिंग मेरे उतना ही करना है, तो मैं स्केल कर सकता हूँ डेटाबेस को इंडिपेंडेंटली। और डेटाबेस क्या है सर, ये अपन देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर अब कि रिक्वेस्ट जाएगा, आईपी लेकर आएगा, फिर इसको वेब सर्वर को देगा कि भाई इससे कनेक्ट होगा, वेब क्लाइंट किससे कनेक्ट होगा, वेब सर्वर से, आईपी और पोर्ट का यूज करके। अब जो भी वेब सर्वर को चाहिए होगा, जैसे वेब पेज चाहिए होगा, तो वेब पेज अब यहाँ ना रखे कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो यहाँ से क्या करेगा भैया, स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो स्टोर करने का प्रक्रिया क्या बोलते हैं भाई, राइट करना। तुम इसमें राइट करोगे डेटाबेस में, या तो फिर क्या करोगे भैया, सेंड करोगे डेटाबेस को, ठीक है, तो वो जाके राइट कर देगा। अगर जरूरत पड़ा, जैसे वेब पेज का इसको जरूरत है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा को रीड करेगा या तो फिर रिसीव करेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो बदले में क्या देगा अपने को, ये डेटा रिटर्न में देगा, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि इसको अपडेट करना पड़ेगा, या फिर कोई मूवी अगर नहीं चल रहा तो हो सकता है कि उस मूवी का आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये वेब सर्वर ही हैंडल करेगा किसको, क्योंकि इसके पास पूरा प्रोसेसिंग पावर है, तो यही पूरा इससे कनेक्ट होगा डेटाबेस से और इसको पूरा हैंडल करेगा जो भी आपको करना है। अगर कोई आप मूवी रिक्वेस्ट कर रहे हो इससे, तो ये मूवी का रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, क्लाइंट से, वेब सर्वर के पास, ठीक है। और उस मूवी कहाँ पे स्टोर होगा भाई, डेटाबेस में। तो यहाँ से डेटाबेस में से ये रीड करके लाएगा और फिर इसको क्लाइंट एप्लीकेशन को देगा, ठीक है। तो सर अब अपन को डेटाबेस एग्जैक्टली समझना है सर, और इस तरीके से डेटाबेस को सिस्टम डिजाइनर बनाओगे ना तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल और डीपी लिख दोगे, डेटाबेस इस तरीके से होता है। तो सर अगर इस डेटाबेस का हम लोग बात करें तो सर ये वे ऑफ स्टोरिंग डेटा है, मतलब सर इसमें डेटा स्टोर होता है, लेकिन सर एक अच्छे तरीके से डेटा स्टोर करने का वे है इसमें। मतलब कोई आप बहुत सारे तरीके हैं डेटा स्टोर करने का, लेकिन सर आप इफिशियंट वे ढूंढोगे कि जिसमें आप डेटा स्टोर करोगे। क्यों करोगे भाई, ताकि अगर डेटा का अगर यूज पड़े तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगे आपको, आप क्विकली इस डेटा को ला सको और उस पर इफिशियंटली वर्क कर सको उस डेटा पे। मतलब सर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट वी कैन फाइंड, डेटा को फाइंड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसको क्विकली, मतलब ज्यादा आपको टाइम ना लगे। इसीलिए हम लोग को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से डेटा को स्टोर करना पड़ेगा ताकि उसको हम लोग रिट्रीव क्या कर सके, इजिली कर सके और फास्ट कर सके, ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि सर अगर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेंगे सर, तो मिलियंस ऑफ मूवीज हो गया, टीवी शोज हो गया, एक यूजर है उसका अकाउंट का भी तो इन्फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे यूजर्स है उसके, तो सबका अकाउंट, कौन सा ईमेल आईडी है, किसका कौन सा मोबाइल नंबर है, ये सारा चीज भी तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज कहाँ स्टोर करके रखता है भैया, डेटाबेस में रखता है, ठीक है। तो अब इस डेटाबेस की सर अगर बात करें सर, तो ये दो तरीके का होता है सर डेटाबेस, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो डेटाबेस में सर डेटा स्टोर होंगे, और सर दो तरीका है सर डेटा को स्टोर करने का, एक तो रिलेशनल डेटाबेस है, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। सर किसको कब यूज करने वाले हैं, क्या है दोनों में डिफरेंस, ये अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सर अगर रिलेशनल डेटा की बेस की बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा है, नाम से क्लियर है कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा का मतलब सर क्या हुआ सर, कि जैसे कि हम लोग बात करें कि यूजर, अगर आप कोई अकाउंट बनाते हो तो आपका एक नाम होगा, आपका एक ईमेल आईडी होगा, ठीक है, एक आपका यूजर आईडी होगा, हो सकता है कि आपके पास मोबाइल नंबर हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, किससे, आपसे रिलेटेड है। तो ये सबको अलग अलग जगह स्टोर नहीं कर सकते, एक ही जगह पे सबको स्टोर करो, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, डेटा के बीच में सब रिलेशनशिप है, उस केस में अपन रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे। तो सर इसका पैटर्न क्या है सर, पैटर्न क्या है सर, कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा। टेबल मतलब रो और कॉलम्स, जैसे एक्सेल शीट कैसा होता है रो और कॉलम में, वैसे सर रहेगा। मतलब रिलेशनल डेटा का मतलब सर एक टेबल बनाइए, जैसे कि सर एक टेबल है और उसमें जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है, जैसे एक यूजर का टेबल बन गया, एक मूवी का टेबल हमने बनाया, तो जिसमें अब यूजर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होगा, यूजर आईडी, नाम, ईमेल एड्रेस, और उसका हो सकता है कि टेलीफोन नंबर, जो भी है मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें, उसका सारा सर डेटा स्टोर होगा। तो सारा का सारा जो जितना भी रिलेटेड डेटा था यूजर से, वो सब सर एक ही साथ आ गया, इसे रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि इसको कब यूज करेंगे सर, जब डेटा स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड हो तब सर। स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म में है कि सर एक यूजर का सारा डेटा चाहिए, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और सब डेटा रिलेटेड भी है, तो वहां पे हम लोग यूज कर लिए। जैसे मूवी टेबल हुआ, तो मूवी का एक आईडी हम लोग दे दिए, टाइटल दे दिए यहाँ पे कौन सा है जो, ठीक है, जैसे स्ट्रेंज थिंग्स मूवी हो गया, किस जोनर का मूवी है, साइंस फिक्शन है कि कैसा है, हॉरर है, तो वो हम लोग डाल दिए। तो ये सारा मूवी से एक रिलेटेड डेटा है, तो इसलिए हम लोग एक रिलेशनल डेटाबेस में इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इसके में सर फिर हम लोग एक बात करते हैं कि टेबल्स, जो अलग अलग टेबल्स है, कि सर ये यूजर्स कौन सी मूवी देखता है। तो सर यूजर है जो एक ये वाली मूवी देखता है, जैसे स्ट्रेंज थिंग्स, ये सभी अपने को हो सकता है कि कभी कभी रिलेट करना हो, रीड करना हो, प्रोसेसिंग करना हो, तो वो सब कैसे करता है सर, टेबल्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, दोनों कनेक्ट कर सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ कीज।
की रहेंगे सर, यूनिक की रहते हैं। की मतलब सर प्राइमरी की, सुपर की, ये सब आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा सर। वो मतलब कि एक सर किसी टपल को सर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सर एक हम लोग यूनिक टपल बनाते हैं, मतलब कि हम लोग एक आईडी देते हैं सर, जिसे हम लोग की यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे, अगर यूजर को देखोगे तो एक नाम है जैसे राज है, तो राज ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में बस एक ही होंगे या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे राज हो सकते हैं। 1000 अगर राज हो गए तो फिर आप आईडी को यूनिकली कैसे रखोगे? हो सकता है कि तो उसको रखने के लिए हम लोग एक आईडी दे देते हैं, जैसे कि यूजर आईडी एक दे दिए, तो वो खुद ही एक काउंट करता रहता है नेटफ्लिक्स, और उसको इंक्रीमेंट करके एक एक आईडी यूनिक देता रहता है उसको, ताकि आप इस टपल को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। तो आप इससे राज से नहीं बात करोगे, फिर आप इस टपल पे बात करोगे कि 101 जो यूजर था वो ये मूवी देखता था। तो उसी तरह से मूवी का भी हो सकता है कि बहुत सारा नाम सेम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग मूवी का भी एक आईडी देते हैं। तो यूनिक आईडी देना इससे जरूरी रहता है कि हर एक रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, और अगर कुछ रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच में आपको एस्टैब्लिश करना हो तो आप उस की का यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरा सर गेम हो गया इसका। तो सर रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एसक्यूएल हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे सर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है सर? यहाँ पे माई एसक्यूएल होंगे एंड ऑरेकल होंगे। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होंगे। फिर सर उसी हिसाब से नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि नाम से क्लियर है सर कि रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा वैसा नहीं है। ठीक है, तो सर इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं नो एसक्यूएल। ठीक है, ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो वही एसक्यूएल आ गया। नो एसक्यूएल मतलब नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके पहले नो लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो नो एसक्यूएल आ गया। इसका सर अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो मोंगोडीबी है और नियो4j है। ठीक है, ये सब देखते हैं अपन क्या है, मोंगोडीबी एंड नियो4j है। ठीक है, तो इसमें सर पहला तो चीज क्लियर है कि सर टेबल्स के फॉर्म में डेटा नहीं रहते हैं इसमें सर, टेबल के फॉर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि टेबल के फॉर्म में रखेंगे तो सर वो तो फिर स्ट्रक्चर्ड ही हो गया, एक पैटर्न हो गया, डेटा रिलेटेड है तो ये हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं सर डेटा, और मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा अपने को स्टोर करें, बहुत ज्यादा बल्क में अगर डेटा स्टोर करना हो। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड हो तो सर किस तरीके का सर स्ट्रक्चर होगा सर, किस तरीके से फिर यहाँ पे स्टोर करेंगे? टेबल में नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे सर स्टोर? तो यहाँ पे हो सकता है कि की वैल्यू में आप स्टोर करो, की वैल्यू पेयर में आप डेटा को स्टोर करो, जैसे कि एक डिक्शनरी में रहता है, तो उस हिसाब से डेटा आपको रख सकते हो सकता है कि किसी मूवी का यूआरएल और उसका डेटा, या फिर हो सकता है कि आपको रखना पड़ेगी सर ये मूवी का यूआरएल है और सर ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि आप किस जोनर में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हो। हम लोग जैसे लिखते हैं किसी स्टेटस में, आप देखते हो कि पोस्ट अगर कुछ करते हैं तो पोस्ट का यूआरएल और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि की वैल्यू ऐसा कुछ रखना पड़े सर। सेकंड हो सकता है सर कि मेरे को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा रखना हो, जैसे कि जेसन फॉर्मेट हो गया डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है कि सर मेरे को ग्राफ डेटाबेस के फॉर्म में रखना हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट का हम लोग बात करेंगे तो आप देख लो कि यहाँ पे इस तरीके से हमने एक जेसन फॉर्मेट लिया है कि भैया ये जो मेरा यूजर है 101 जो यूजर है राज, वो कौन कौन सा मूवीज देखता है, उसका वॉच हिस्ट्री अगर मेरे को पता करना है तो देखिए आप इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हो। किसका यूज करके? नो एसक्यूएल का यूज करके, कि जैसे सर मेरा यूजर 101 था, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है भैया जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके बारे में देखिएगा, जेसन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डेटा को स्टोर करने का। तो सर अगर वॉच हिस्ट्री देखे तो उसका मूवी आया कि सर वो स्ट्रेंज थिंग्स है और किस दिन देखा था, वॉच ऑन ये है, और इसी तरह से फिर मूवी एक और आ सकता है, दूसरा मूवी वो किस दिन देखा था, तीसरा मूवी किस दिन देखा था, ऐसे करके सर पूरा का पूरा एक बड़ा सा डेटा हम लोग जेसन फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं कि उसने कौन कौन सा मूवीज देखा था। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में सर इस हिसाब से कर सकते हैं। फिर ग्राफ डेटाबेस का सर अपन क्या यूज कर सकते हैं सर? ग्राफ डेटाबेस जैसा है नियो4j वैसा ही काम करता है। ग्राफ डेटाबेस के लिए नियो4j का अपन एक्जैक्टली यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक में अभी कभी डेटा आपको ऐसा स्टोर करना होगा कि सर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, मतलब मेरे को कौन फॉलो कर रहा है। अगर सोशल मीडिया की बात करोगे तो मेरे को सर कौन कौन फॉलो कर रहा है फेसबुक पे। इसके बाद आप म्यूचुअल फ्रेंड का कंसेप्ट देखते हो कि सर उनको फिर कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो अगर इस हिसाब से डेटा अगर एक ग्राफ के फॉर्म में आप स्टोर करना स्टार्ट कर दोगे नियो4j का यूज करके, तो हो सकता है कि आप रिकमेंड कोई वीडियो जब आप अपलोड करोगे तो हो सकता है कि आपके जो फॉलोअर्स है उनको तो रिकमेंड करें ही, और यहाँ से वो निकाल सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स भी कि जो उसके जो दोस्त है और उनको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, आपको कैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप अलग अलग नो एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में क्या हो गया, ग्राफ डेटाबेस का या नियो4j के हेल्प से ग्राफ डेटाबेस का आप यूज कर सकते हो म्यूचुअल फ्रेंड सजेशन करके, और सबको ब्रॉडकास्ट करने में या फिर आपके शॉर्ट्स या फिर रील्स जो भी है वो आपको पॉइंट आउट करने में या फिर सेंड करने में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो नेटफ्लिक्स इसको यूज करता है मोस्टली वॉच हिस्ट्री स्टोर करने के लिए, या तो फिर आपका कौन कौन सा मूवीज आप देखते हो आपके जोनर वगैरह पता करके, और मूवी और सजेस्ट करने के लिए कि आप प्रीवियसली कौन कौन सा मूवीज देखे थे, एक तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम बोल सकते हो, उस हिसाब से इसका यूज करता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा आज का फंडा हो गया पूरे डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आप मिलते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।